जय हिंद बच्चों, हमारी टेस्ट सीरीज़ का 9th पेपर आप दे चुके हैं, जहां पर बॉटनी का सिलेबस था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और बायोटेक्नोलॉजी, जहां पर बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए इस पेपर को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि सीवेज वाटर का जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स कहाँ पर ये रिमूव किए जाते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान। ये एनसीईआरटी से ली गई बात है। हमने पढ़ा है कि जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है उसको फिल्ट्रेशन करके रिमूव करते हैं, और जो लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स हैं, पेबल्स हैं, इनको रिमूव करना है तो सेडिमेंटेशन का सहारा लिया जाएगा। और ये पूरा ट्रीटमेंट कहाँ पर होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में। 92 फिर यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं विथ रिस्पेक्ट टू लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो बच्चों देखिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और इसी की वजह से कोगुलेशन होता है और मिल्क प्रोटीन पार्शली डाइजेस्ट हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B2। नहीं बच्चों, B12 होता है, तो सेकंड तो गलत हो गया। थर्ड, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू फ्रेश मिल्क, ये इनोकुलम की तरह काम करता है और इसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या एसिडिटी या और कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है? नहीं, ये तो गुड बैक्टीरिया है, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए थर्ड। फिर बच्चों 93 देखिए, पूछा गया है कि रॉकफोर्ड चीज़ इज राइपेंड विद अ स्पेसिफिक, और इसका आंसर होगा फंजाई, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। 94 रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है 94 में। तो देखिए, वाइन एंड बियर ये डिस्टिलेशन से बनाए जाते हैं क्या? विदाउट डिस्टिलेशन। हाँ, ये बात सही है, ये विदाउट डिस्टिलेशन बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% से कम होगा। फिर बाई प्रोडक्ट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आर CO2 एंड मीथेन बनेगा क्या? नहीं, मीथेन तो नहीं बनता। पेनिसिलियम स्पीशीज इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीड्स टू प्रोड्यूस अल्कोहल, तो पेनिसिलियम का इस्तेमाल होगा क्या? नहीं, ये तो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर कौन सा सही है? केवल स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। 95 ये बच्चों देखिए, स्विस चीज़ को बनाने के लिए किसकी मदद ली जाती है? प्रोपियोनियोबैक्टीरियम शर्मनाई, और एसिटिक एसिड को बनाने के लिए एसिटोबैक्टर। एरोबिक माइक्रोब दैट कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंट ड्यूरिंग ग्रोथ, ये कहाँ पर होता है? इसकी वजह से क्या होता है? BOD घटता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को वो कंज्यूम करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करेंगे, तो BOD क्या होगी? कम होगी, वो और प्यूरिफाई होगा। 97 मोनास्कस परप्यूरियस एक ईस्ट है, किसके प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है? स्टैटिन्स, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ड्यूरिंग सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट व्हाट हैपेंस टू द प्राइमरी एफ्लुएंट, तो प्राइमरी एफ्लुएंट को कहाँ भेजा जाता है? लार्ज एयरेशन टैंक में, जहाँ पर इसका एरोबिक बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करेंगे ऑर्गेनिक मैटर का, BOD को रिड्यूस करते हैं। 99 यहाँ पर भी बच्चों कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें इनकरेक्ट बताना है। तो देखिए, बायोगैस बहुत ही सिंपल है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, बायोगैस नॉन इनफ्लैमेबल होती है क्या? नहीं, इनफ्लैमेबल होती है, तो यही इनकरेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। 100 फ्लॉक्स क्या होते हैं? फ्लॉक्स बैक्टीरिया और फंजाई का मास है, और ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया। एरेशन टैंक में ये फ्लॉक्स बनते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट। 101 फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देखिए और उसमें इनकरेक्ट बताइए। तो यहाँ बच्चों फोर्थ स्टेटमेंट को देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि बैक्टीरियल डिजीज विल सेव द कैटरपिलर बट किल अदर इंसेक्ट्स इफ बायो कंट्रोल एजेंट्स आर अप्लाइड। ये बच्चों अपोजिट लिख दिया गया है एनसीईआरटी की लाइन को। बैक्टीरियल डिजीजेस कैटरपिलर को किल करेंगी, जो BT टॉक्सिन है वो किसको किल करेगा? कैटरपिलर को किल करेगा, और जो दूसरे उसके नॉन टारगेट इंसेक्ट्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इट विल किल द कैटरपिलर बट सेव अदर इंसेक्ट्स। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है और यही सही आंसर होगा। तो जो BT
टॉक्सिन वाला टॉपिक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से स्टेटमेंट्स लिए गए हैं। 102 एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस में कौन हेल्प करेगा? बच्चों ये माइकोराइजा के बारे में भी इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, जो बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ हो सकते हैं, और जो फंजाई ग्लोमस जीनस का फंजाई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो इसमें हेल्प करेगा माइकोराइजा में, और ये फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, एनसीईआरटी से ली गई बात है। 103 बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। ये बच्चों 4 स्टेप्स हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि जब किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो क्या क्या करना होगा, इसका सही सीक्वेंस बताना था। तो इसका सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद डीएनए जो हमारा डिज़ायरेबल जीन है, उसके बाद उस आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट में भेजिए, ये दूसरा स्टेप, फिर उसको होस्ट में मेंटेन करिए, और फिर ट्रांसफ़र, ये जब होस्ट अपनी प्रोजनी बनाए तो ये डीएनए उस प्रोजनी में जाना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए इसका आंसर? फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड, यानी सेकंड ऑप्शन इसका होना चाहिए। 104 इनकरेक्ट बताना है प्लाज्मिड के लिए, इन रिगार्डिंग प्लाज्मिड इनकरेक्ट, लेकिन एक्सेप्ट पूछ रहा है कि क्या इनकरेक्ट नहीं है, तो सही स्टेटमेंट बताना है। तो ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है, यही बात सही है, बाकी बातें इनकरेक्ट हैं। हमें सही बताना था कि क्या इनकरेक्ट नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर बहुत ध्यान दिया करिए बच्चों। 105 ये एक बहुत सिंपल मैच द फॉलोइंग के ऐसे क्वेश्चन माइक्रोब वाले इस चैप्टर से पूछे जाते रहे हैं, इसका आंसर होना चाहिए फोर्थ। 106 स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट इनिशिएट्स रेप्लिकेशन ऑफ, ये भी एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है, बहुत सिंपल, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस क्या करते हैं? ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे एंड दे कट बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। फिर बच्चों मॉलिक्यूलर ग्लू किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं लाइगेजेस को, और मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं एंडोन्यूक्लियसेस को। थर्ड आंसर। 109 कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं। तो करेक्ट यहाँ पर हैं बच्चों सेकंड एंड फिफ्थ, ये करेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत हैं। एक्सोन्यूक्लियस कट करता है स्पेसिफिक पोजीशन पर? नहीं, एक्सोन्यूक्लियस तो बाहर से कट करेगा। हिंट टू फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, हाँ सही बात है। सेम स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट एंजाइम यूज करने से? नहीं, अलग गलत बात है, डिफरेंट होंगे। डीएनए फ्रैगमेंट कैथोड की तरफ मूव करते हैं? नहीं, एनोड की तरफ। और फिफ्थ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कैन ओनली बी क्रिएटेड अगर सोर्स डीएनए को और वेक्टर को सेम एंजाइम से कट किया जाए, बिकॉज सेम स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे। सारी बातें एनसीईआरटी से ली गई हैं, तो सेकंड एंड फिफ्थ सही है, यानी थर्ड ऑप्शन होगा। 110 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा प्लाज्मिड जो हमारे डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल में ट्रांसफर करेगा, सेकेंड ऑप्शन। 111 इनकरेक्ट बताना है। तो बच्चों यहाँ पर बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, जो एग्रोबैक्टीरियम होता है वो जिस पीस ऑफ डीएनए को ट्रांसफर करता है उसे जेड डीएनए कहते हैं क्या? नहीं, उसे टी डीएनए कहते हैं। तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी सही ऑप्शन। 112 यहाँ पर भी हमको करेक्ट बताने हैं। तो बच्चों थर्ड को देखिए, थर्ड केवल यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस को कहा जा रहा है कि ये सेगमेंटेड मॉलिक्यूल का लिंकेज करता है, नहीं उनका सेपरेशन करता है, रिजॉल्व करता है। तो यहाँ करेक्ट बताना था, 1, 2 एंड 4 सही है, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। 113 इफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड इन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में जब हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया है तो एम्पिसिलिन वाले जीन का क्या हो जाएगा बच्चों? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और टेट्रासाइक्लिन वाला तो सही सलामत होगा। तो पहले आप कौन सी प्लेट बनाओगे? आपको पढ़ाया गया है पहले आप टेट्रासाइक्लिन वाली प्लेट बनाओगे, उसकी मदद से ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड का सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। और जब आपने टेट्रासाइक्लिन का यूज़ कर लिया तब सेकेंड प्लेट एम्पिसिलिन वाली यूज़ करोगे, इसकी मदद से रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स का सिलेक्शन होगा। तो जिसमें सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर चला गया है
उसमें तो एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस अभी भी ये जीन सही होगा, फंक्शनल होगा, लेकिन जिसमें हमारा डिज़ायर्ड रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कंटेनिंग द डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट वो गया है, वहाँ पर एम्पिसिलिन जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है। तो यहाँ पर होना चाहिए टेट्रासाइक्लिन फॉलोड बाय एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। तो जो रिकॉम्बिनेंट्स होंगे वो रिकॉम्बिनेंट्स कैसे होंगे बच्चों, वो होंगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, लेकिन एम्पिसिलिन से क्या होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं, 114 देखते हैं। 114 में बच्चों हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो आप देखिए पहला स्टेटमेंट एगरोस सैरगैसम से नहीं मिलता है, ये ग्रेसिलेरिया जेलेडियम से मिलता है, ये तो गलत हो गया। और 2 और 3 जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्टेड डीएनए इज लोडेड इन वेल्स नियर कैथोड, सही बात है, एनोड की तरफ मूव करता है, कैथोड की तरफ वेल्स होती हैं। थर्ड देखिए व्हेन द डीएनए फ्रैगमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड अंडर यूवी लाइट, तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड मिलते हैं, सही बात है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो हम डीएनए बैंड्स को कट करके सेपरेट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, इल्यूशन, इसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहते। तो पहला फॉल्स और फोर्थ फॉल्स, सेकंड और थर्ड ट्रू, ये आंसर होना चाहिए। 115 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज, ये ट्रू पूछ रहा है, तो ये हाई टेम्परेचर पे काम करता है, 94 पर डीनेचुरेशन करते हैं, और इसका जो पॉलीमराइजेशन का काम करने का टेम्परेचर है वो भी 72 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन ट्रू है, यही करेक्ट है। 116 फिर पूछा गया है कि कॉम्पिटेंट सेल बनाना चाहते हैं तो क्या पहले करना होगा, सही सीक्वेंस क्या होगा स्टेप्स का। सबसे पहले ट्रीटमेंट करिए डाइवेलेंट कैटायंस कैल्शियम क्लोराइड से, फिर उसको आइस पर रखिए, फिर उसको हीट शॉक दीजिए 2 मिनट के लिए, और फिर आइस पर रखिए, यही सही सीक्वेंस है, यानी सेकेंड ऑप्शन। 117 यहाँ बच्चों आरडीएनए में डिफरेंट स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो स्टेप्स दिए गए हैं, एनसीईआरटी से लिए गए हैं। इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए सेकेंड ऑप्शन, पहले थर्ड, पहले डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट का आइसोलेशन, फिर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, फिर लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू वेक्टर, फिर इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, और फिर एकदम लास्ट में डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द होस्ट। 118 ये क्वेश्चन देखिए, एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है विद अ जीन कन्फरिंग एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ पॉपुलेशन ऑफ ई कोलाई, these cells are then plated on agar plate containing ampicillin. What will be the result if an antibiotic other than ampicillin is added? तो बच्चों उस बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस किससे मिला होगा, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से। तो अगर आप कोई दूसरा उसमें एंटीबायोटिक डाल देंगे तब तो वो मर ही जाएगा। तो ना तो ट्रांसफॉर्म्ड वाले ग्रो करेंगे, ना तो अनट्रांसफॉर्म्ड वाले वहाँ ग्रो करेंगे, सेकेंड ऑप्शन। 119 डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन, ये बच्चों डाउनस्ट्रीम का पार्ट नहीं है। 120 बायोरिएक्टर के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये बच्चों सारी बातें एनसीईआरटी से ली गई, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 121 यहाँ पर ट्रू या करेक्ट बताना है बच्चों। तो देखिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। बायोरिएक्टर में रॉ मटेरियल्स को बायोलॉजिकली कन्वर्ट किया जाता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, ये भी बात सही है। और थर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाए जा सकते हैं, ये भी बात सही है। और पीबीआर को प्रोटीन से बनाया गया था क्या, नहीं, ये तो, और ये वायरस के प्लाज्मिड से नहीं, गलत बात है। तो 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही, यानी फर्स्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग देखिए बच्चों एनसीईआरटी से लिया गया है, जो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम रखते हैं उसमें कौन सा लेटर कौन सा चीज़ क्या दिखाती है, बहुत ही सिंपल है, इसका ऑप्शन है सेकेंड आंसर। 123 बीटी टॉक्सिन प्रोटीन का फंक्शन क्या है, तो ये इंसेक्ट का डेथ करवा देता है आफ्टर इंजेक्शन। 124 फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या फॉलोइंग वे सुटेबल हैं, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया बच्चों, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, यानी फोर्थ। जेनेटिक मॉडिफिकेशन जब हम कर रहे हैं किसी क्रॉप का फॉर एग्जांपल,
तो क्या क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ ये पूछा गया है। तो सब कुछ इसमें भी ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ एनसीईआरटी से लिया गया है बच्चों, और ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्लास में आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी से बनाया गया है, तो ऑल ऑफ द अबव। 126 देखिए, बैक्टीरियम कौन सा यूज़ किया गया बायोपेस्टिसाइड के लिए, तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस जिसे बीटी टॉक्सिन हमें मिलता है, तो इसको बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज़ किया गया। मैच द फॉलोइंग 127, ये भी देखिए बहुत ही सिंपल है, इसका सही आंसर होना चाहिए सेकंड। 128 इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन, ये कैसे बनाया गया है, तो कॉटन में जो डीएनए डाला गया है वो कहाँ से लेके डाला गया है, बैक्टीरियम से, अभी हमने डिस्कस किया बैसिलस थुरिंजिएंसिस से। मेलॉइडोगाइनी इनकॉग्निटा, ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा है, ये टोबैको में रूट नॉट डिजीज कॉज करता था, इससे निजात पाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई गई, आरएनए इंटरफेरेंस। 130 जब किसी दूसरे के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को चुराया जाता है, जैसे हमारी हल्दी का पेटेंट ले लिया गया था यूएस में, इस चोरी को क्या कहते हैं बच्चों, बायोपायरेसी कहते हैं। 131 थेराप्यूटिक ड्रग्स के बारे में कुछ बातें स्टेटमेंट एनसीईआरटी से दिए गए हैं और यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर आप थर्ड को देखिए, तो सिर्फ थर्ड गलत है, बाकी सारी बातें सही हैं, 1, 2 एंड 4, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन। 132 जब ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन हम करना चाह रहे थे बैक्टीरिया में, तो सबसे मेन चैलेंज क्या था, मेन चैलेंज था इंसुलिन को असेंबल करना मैच्योर फॉर्म में, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट के पास कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब तो होगा नहीं, तो अगर आप कोई पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं तो उसकी फोल्डिंग, उसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, मैच्योर फॉर्म होना चाहिए, वो बैक्टीरिया में मिलना मुश्किल है, तो यही सबसे बड़ा चैलेंज था। 133 करेक्ट स्टेटमेंट पीसीआर के बारे में बताने हैं, यहाँ पर सिर्फ थर्ड गलत है, ये एंटीजन एंटीबॉडी पे काम नहीं करता, ये बात तो एलाइजा के लिए पड़ी है, बाकी सारी बातें यहाँ पर सही हैं, तो 1, 2 एंड 4 यानी थर्ड। 134 मॉलिक्यूलर प्रोब के लिए बताना है करेक्ट क्या, प्रोब कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए हो सकता है जिसमें रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल हो, और ये म्यूटेटेड जीन के साथ कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं शो करेगा, ये नॉर्मल जीन के साथ कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करेगा, तो अगर जीन म्यूटेट हो गया है तो हमारा प्रोब वहाँ पर बाइंड नहीं करेगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड सही हैं और एनसीईआरटी से ली गई बातें। लास्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक एनिमल सर्व एज मॉडल टू स्टडी, ये भी कुछ ह्यूमन डिजीजेस के एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में लिखे गए हैं जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस इंक्लूड नहीं होता है। तो ये हमने बच्चों क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। थैंक यू सो मच।